नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। क्या है हर्निया? ये क्यों होता है हमें? हर्निया के सिम्टम्स क्या है? किसको हर्निया होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? और हर्निया होने से कैसे बचें? इन सभी सवालों का जवाब देने आ रहे हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है सर आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में। थैंक यू। आई एम ग्लैड टू बी हियर। मुझे खुशी है आने की। So we are honored for you to be here, sir. तो हम आज हर्निया के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा मेन प्रैक्टिस एरिया वेस्ट दिल्ली है और मैं आजकल सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ BL कपूर मैक्स अस्पताल में, जो पूसा रोड पे स्थित है। मेरा काफी कीन इंटरेस्ट हर्निया सर्जरीज पे है, खास करके दूरबीन की हर्निया सर्जरीज यानी कि लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरीज, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी सर, तो हर्निया है क्या और इसके क्या-क्या टाइप्स है, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? हर्निया बेसिकली एक प्रकार का प्रोट्रूजन है, एक प्रकार का स्वेलिंग है, उभार है, जो कि बॉडी के कुछ पार्ट्स पे आ सकता है, जैसे कि नाभि पे, ग्रॉइन एरिया पे। और इसका बेसिक कारण होता है कमजोरी। कमजोरी पैदाइशी भी हो सकती है, जिसको हम इंग्लिश में कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं, जो कि जन्म से होती है। और अक्वायर्ड भी हो सकती है, जैसे कि जो उम्र के साथ आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और शरीर के ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर रहने चाहिए, खास करके आंतें वगैरह, वो शरीर की मांसपेशियों से प्रोड्यूस करके बाहर आ जाती हैं और एक स्वेलिंग का रूप ले लेती हैं। एक आम आदमी के लिए हर्निया स्वेलिंग की तरह ही परसीव होगा। आम आदमी को यही लगेगा कि उसको एक स्वेलिंग आ रही है, जिसको वो शुरू में दबाएगा तो वो अंदर चली जाएगी, फिर जब वो खांसी करेगा या जोर लगाएगा तो वो बाहर आ जाएगी। तो सर हर्निया होने के कॉजेस क्या है और जब किसी को अगर हर्निया हो जाए तो उनको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं? अगर आप उस बारे में हमें बता दें तो। तो जैसे कि मैंने बताया, हर्निया दो तरीके से क्लासिफाई करा जाता है। एक तो जन्मजात यानी कि कंजेनाइटल, उसका कॉज ऑब्वियसली बनावटी डिफेक्ट हो गया, कि बनावट में ही आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ठीक से नहीं बनी, जिस कारण हर्निया बहुत यंग एज पे यानी कि महीने 2 महीने के बच्चों में हो जाता है। उसके बाद होता है अक्वायर्ड वाला हर्निया, जो कि बाद में होता है। ये हर्निया अक्वायर्ड वाला नॉर्मली नाभि में हो सकता है, ज्यादातर लेडीज की नाभि में होता है। जेंट्स के ज्यादातर ये प्राइवेट एरिया में होता है, ग्रॉइन वाले एरिया में, जिसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। जो हर्निया बाद में हो रहा है उसके ज्यादातर कारण देखे गए हैं, वो कारण जिनसे कि पेट का प्रेशर हाई रहता है। जैसे किसी को अगर लंबी खांसी हो, कोई क्रॉनिक स्मोकर हो जिस कारण उसको खांसी चले जा रही है, या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओबीस है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तो उसको भी हो सकती है। अगर किसी को किसी वजह से ठीक से पॉटी नहीं आ पा रही है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको जोर लगाना पड़ता है, उस कारण भी हर्निया बन सकता है। कभी कभार बहुत रेयरली बॉडी बिल्डर्स को भी हर्निया बन जाता है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड और बहुत ज्यादा वजन एकदम से उठा ले। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिनसे हर्निया बन सकता है। एक बार अगर हर्निया हो गया तो बेसिकली पेशेंट यूजली खुद उनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, स्वेलिंग आ रही है। मोस्टली आजकल सब इंटरनेट देख ही लेते हैं, तो सब अपना डायग्नोसिस तो खुद बना ही चुके होते हैं कि हर्निया है। एक बार आपको ऐसा लगे क्योंकि ऐसी स्पेलिंग है जो कि हर्निया को रिप्रेजेंट कर रही है, हर्निया जैसी हो सकती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि हर्निया का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है सर्जरी। इसका किसी भी पैथी में, हमारी पैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में मेडिकल इलाज नहीं है। तो आपको तुरंत ही किसी सर्जन से मिलना चाहिए। डायग्नोसिस अगर कंफर्म होता है तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर ऑपरेशन नहीं करवाया जाए तो हर्निया के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं। एक तो वो समय के साथ बढ़ता जाता है। हर्निया काफी बार इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि आप माने क्रिकेट की बॉल, और वो फिर बहुत ही अजीब सा भद्दा लगने लगता है। उस समय फिर उसका ऑपरेशन भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और कभी कभार वो ऑपरेशन दूरबीन से नहीं भी हो पाता। इसके अलावा उसकी और जो दूसरी ज्यादा मेंशन करने वाली कॉम्प्लिकेशन है वो हर्निया का फंसना, जिसको हम टेक्निकली ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हर्निया के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी सामग्री है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स हो गई या चर्बी हो गई, वो हर्निया में आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती। जो मसल्स होती हैं वो उसको ग्रिप कर लेती है, जिस कारण वो सामग्री वहीं रह जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और इवेंचुअली वो जो इंटेस्टाइन्स या चर्बी है ये वो डेड हो जाती है।
ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है और कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हर्निया को समय से ऑपरेशन करा लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समय से ऑपरेशन नहीं करवा पाया और उसको हर्निया फंसता हुआ लगता है, तेज दर्द होता है, हर्निया बहुत टाइट हो जाता है, तो उसको बिना समय लॉस करे हुए तुरंत बड़े अस्पताल आसपास चले जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सर्जरी बहुत जरूरी है, जिनको हर्निया होता है सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, तो कौन कौन से टाइप्स की सर्जरी होती है? हर्निया दो तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो ओपन सर्जरी होती है जो कि कन्वेंशनल सर्जरी होती है, और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल आधुनिक सर्जरी है, ज्यादा वही करी जा रही है। इसको हम कॉमनली की होल सर्जरी भी कहते हैं और हिंदी में कैमरे की सर्जरी या दूरबीन की सर्जरी भी कहते हैं। इसमें कोई कट वगैरह नहीं आता, मामूली पंचर छेद बनाए जाते हैं, 2 छेद 5 mm के और 1 छेद 1 सेंटीमीटर का, और इन्हीं से पूरा ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। जाली वगैरह सब इन्हीं पंचर छेदों से डाल दी जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि शाम से ही पेशेंट ऑलमोस्ट पेन फ्री होते हैं, शाम से चल फिर रहे होते हैं। अगर वो शाम को जाना चाहे शाम को भी घर जा सकते हैं, नहीं तो 24 घंटे रुक के अगले दिन घर जा सकते हैं, और 2-3 दिन में वो अपना ऑफिस रिज्यूम कर। पेन के टर्म्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट पेनलेस ऑपरेशन होता है ये। 24-48 घंटे तक ही थोड़ा बहुत पेन किलर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पेन किलर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यही टेक्निक आजकल ज्यादा कॉमनली यूज करी जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक होती है उसको ओपन टेक्निक कहते हैं, जिसमें एक छोटा चीरा देके जाली डाली जाती है। टेक्नोलॉजी के एडवेंट के साथ जो आजकल जाली दोनों ही सर्जरीज में यूज करी जा रही हैं, वो बहुत सॉफ्ट और बहुत आरामदायक जालियां हैं। दे आर वेरी रिसर्च प्रोडक्ट, मतलब उनके बहुत रिसर्च करा जा चुका है उनपे, तो इसलिए ओपन में भी शरीर को बहुत हानि नहीं होती और रिकवरी करीब 5-7 दिन में हो जाती है। दोनों ही सर्जरियां कारगर हैं, और आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप किसी मॉडर्न शहर में है, दिल्ली में है, तो वहाँ लेप्रोस्कोपी की सुविधा अवेलेबल है, तो आप लेप्रोस्कोपी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ लेप्रोस्कोपी बहुत कॉमन नहीं हो रही, तो ओपन सर्जरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन सर्जरी भी आराम से करी जा सकती है और 5-7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी सर, तो हमने सर्जरी की तो बात कर ली अब, लेकिन आफ्टर सर्जरी लोग अपने आप को, मतलब अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करके चले? लाइफस्टाइल कौन सा चूज करे, या कोई ऐसा डाइट जो वो रख सकते हैं अपने आप को पोस्ट सर्जरी मेंटेन करने के लिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलवेज रिकमेंड करा जाएगा, वेदर हर्निया हो चाहे ना हो। हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट होता है कि थोड़ा सा आप चुस्ती रखें शरीर में, थोड़ा एक्सरसाइज करें, डाइट ऐसी खाएं कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, जोर ना लगाना पड़े। तो हम लोग जो नॉर्मली हर्निया सर्जरी के बाद रेकमेंड करते हैं, 3 चीजों से हम लोग बचने के लिए कहते हैं: खांसी से, कॉन्स्टिपेशन से और भारी वजन से। अगर कोई स्मोकर है तो उनकी स्मोकिंग छुड़ाने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं। अगर किसी को अस्थमा या एलर्जिक टाइप की खांसी रहती है, हम उसका इलाज देते हैं, साथ में एंटी एलर्जिक ड्रग्स, दवाइयां वगैरह देते हैं। स्टीम नेबुलाइजेशन वगैरह के लिए पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी हम एडवाइस करते हैं। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए हम यूजुअली हाई फाइबर डाइट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जो कि वैसे भी रूटीन में एक अच्छा प्रचलन है, जिसमें आपको पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, वेजिटेरियन डाइट, पानी ज्यादा पीना चाहिए, सैलेड ज्यादा खाना चाहिए, स्किन के साथ फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे छिलके के साथ फल खाने चाहिए, सेब वगैरह टाइप में, और आटा वगैरह ज्यादा लेना चाहिए, फ्लोर या मैदा अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी चीज जो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि 8 किलो के ऊपर का सामान ना उठाए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो होते हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन बहुत भारी वजन अवॉइड करें 2-2.5 महीने तक। ये भी जानना जरूरी है कि ये सारे परहेज जो है वो 2-2.5 महीने के ही हैं। कई लोग हर्निया सर्जरी करा के सोचते हैं कि वो जीवन भर के लिए एक आम आदमी से पिछड़ रहे, पर ऐसा नहीं है। 2-2.5 महीने के बाद आप हैवी एक्सरसाइज, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग सब कुछ शुरू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-2.5 महीने में पूरा एरिया सेट हो जाता है, उसके बाद दोबारा होने का चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये आपने बहुत ही अच्छे टिप्स कुछ बताए हैं हमारी जनता को। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ये है कि एक अजम्पशन है लोगों के दिमाग में कि हर्निया से कभी कभी मौत भी हो जाती है, तो क्या ये सच है? ये बहुत ही रेयर सिचुएशन मानी जाएगी, लाइक 1 in 1000 कि हर्निया से डेथ हो जाए या इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कभी कभी हर्निया फंस सकता है, और अगर हर्निया फंसा और फिर भी जिनका हर्निया फंसा है उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, या वो किसी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाए, जैसा कि पीछे कोविड में एक दो बार देखा गया था कि डॉक्टर से मिलने में थोड़ी देर हो गई, तो जो हर्निया फंसा था उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया और अंदर जो ऑर्गन से उनकी डेथ हो गई। ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है,
कभी कभी पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर आती है क्योंकि नॉर्मली लोग हर्निया का ऑपरेशन समय से करा लेते हैं। अगर जो किसी वजह से नहीं भी करा पाए हैं, टाल रहे हैं, तो जैसे ही उनको दर्द होता है वो हॉस्पिटल आ जाते हैं और उनका ऑपरेशन टाइमली कर दिया जाता है। ये बहुत ही रेयर है कि दर्द हुआ फिर भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, 6-8 घंटे निकल गए, तो फिर अंदर जो ऑर्गन्स होती है उनकी डेथ होने लगती है, जो हर्निया में फंसे हुए ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। मतलब कहने का मतलब है कि डरने वाली बात नहीं है, हर्निया से डेथ होना इज वेरी वेरी रेयर। अगर आप ठीक से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, कोई भी ऐसी स्वेलिंग जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसका तुरंत चेकअप कराएंगे और डॉक्टर की सलाह पे चल के उसका इलाज करा लेंगे, तो हर्निया एक जानलेवा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ इजी कंडीशन जो कि बहुत आराम से कैमरे की सर्जरी से मैनेज करी जा सकती है। घबराने वाली बीमारी ये बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। तो अभी आपने लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के बारे में और ओपन हर्निया रिपेयरमेंट के बारे में बताया था, थोड़ा और अगर हमें डिटेल्स में इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आप बताते तो। डिफरेंस मेनली है एक्सेस का, अंदर जो काम होता है दोनों ही ऑपरेशन में बराबर होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब हम अंदर जाते हैं तो हम सिर्फ पंचर के माध्यम से अंदर जाते हैं, कोई मसल्स में या कोई स्किन में चीरा वगैरह नहीं पड़ता है, जिस कारण रिकवरी के दौरान रिकवरी का जो दर्द होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। पेशेंट शाम से ही बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और 3-4 दिन में अपना गाड़ी वाड़ी चला के ऑफिस जाना शुरू कर सकते हैं। इसके मुकाबले जब ओपन सर्जरी करी जाती है तो करीब 3-4 इंच का एक कट देना पड़ता है, क्योंकि सारा ऑपरेशन जो है वो हाथ के माध्यम से और जो कन्वेंशनल औजार हैं उनके माध्यम से होता है। जब वो आप हाथ का कट देते हैं तो ऑब्वियसली उसको आपको टाँके लगा के बंद भी करना पड़ता है और ज़ाहिर है इसकी रिकवरी में थोड़ा-सा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से दर्द ज़्यादा रहता है। जहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगले दिन से ही पेन फ्री रहते हैं लोग, वहीं ओपन सर्जरी में करीब 5-7 दिन लग जाते हैं पेन फ्री होने में। इसके अलावा थोड़ा ये भी है कि सूजिश, जैसे आप कहीं पे भी ऑपरेशन करते हैं, जब आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं सूजन वगैरह कम रहती है। ओपन सर्जरी में थोड़ा स्वेलिंग, थोड़ा लोकल एरिया में डिस्कम्फर्ट 5-7 दिन तक परसिस्ट कर सकता है। इसीलिए आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ज़्यादा फेवर करा जा रहा है। दूसरा, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के औजार, जो जाली होती है, मेश, उसको फिक्स करने के डिवाइसेस बहुत एडवांस हो गए हैं। जिस कारण लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर भी जब एक एक्सपर्ट एरिया में आप एक्सपर्ट जगह पे आप उस सर्जरी को कराएँगे, तो रिकरेंस होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना बराबर हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने काफ़ी तरक्की करी है। तो इसलिए आजकल रिकमेंडेड यही रहता है कि अगर लेप्रोस्कोपिक सुविधा अवेलेबल है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई जाए। और दूसरा, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करी है, वैसे ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट भी बहुत कम आ गई है। शुरू में लोगों को लगता था कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएँ, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि डिवाइसेज़ इतने ज़्यादा बन गए हैं, प्लस कभी-कभार ये भी होता है कि आप डिवाइसेज़ को रीयूज़ भी कर सकते हैं स्टेरलाइज़ करके, तो इसलिए दोनों सर्जरीज़ की कॉस्ट में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। जी सर, हमें आपसे हर्निया के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला है, उसके लिए थैंक यू। मेरा आखिरी मोस्ट सवाल वेलकम। आपसे ये है कि आप एक फ्रंटलाइन वर्कर हैं और कोविड के केसेस कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। तो आप एज़ अ फ्रंटलाइन वर्कर कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स कैसे-कैसे फॉलो करते हैं अपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए? प्रोटोकॉल्स भी थोड़े बहुत तो बदलते रहते हैं, जैसे-जैसे जी। पेशेंट लोड वगैरह बदलता है, ये तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है। 1 डेढ़ साल हो गया है, सभी कोविड से थोड़ा परेशान भी हो चुके हैं, लेकिन बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिनको हमने नहीं बदला है। जैसे टेम्परेचर चेक हम लोग करते हैं रूटीनली अभी भी पेशेंट्स का। हैंड सैनिटाइजेशन एज़ सून एज़ जैसे पेशेंट अंदर एंटर करते हैं उनको सैनिटाइज़ करते हैं। ऑफिस स्पेस हमने ऑलमोस्ट डबल कर दी है। हमने एक रूम जो है उसको अलग से ऑफिस वेटिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट अल्टरनेटली बैठ पाएँ, एक गैप छोड़ के बैठ पाएँ लोग। चेंबर्स को हम थोड़ा वेंटिलेशन ज़्यादा रखते हैं, एज़ फार एज़ पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल प्राइवेसी वाली बात है, थोड़ा ओपन रखने की कोशिश करते हैं चेंबर्स को। फेस मास्क ऑब्वियसली इज़ कंपल्सरी एट ऑल द टाइम, जैसे ही पेशेंट एंटर करता है हमारे प्रीमाइसेस में और जब तक नहीं निकल रहे हैं, हम एंश्योर करते हैं कि फेस मास्क रहे। हम लोग भी फेस मास्क पहन के रखते हैं। मैं, हमारा पूरा स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड है और अब हम बूस्टर डोज़ भी लगवा रहे हैं। आधे स्टाफ ने बूस्टर डोज़ भी लगवा ली है हमारी। यही कुछ प्रिकॉशंस है जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अब कुछ रिलैक्सेशन हमें मिली है दिल्ली सरकार से कि कोविड जो टेस्टिंग, जैसे एम्स में बताया गया, कोविड टेस्टिंग अब रूटीन ऑपरेशन के पहले इतनी मैंडेटरी नहीं है।
जहाँ सिम्टम्स है वहीं करे जाएं, वरना पिछले 1.5 साल से हम हर ऑपरेशन के पहले जहाँ इमरजेंसी नहीं है कोविड टेस्ट RT-PCR करके ही ऑपरेशन कर रहे थे। और जब अभी बहुत ज्यादा कोविड फैल गया था 1 महीने पहले, तो अटेंडेंट्स का भी हम रैपिड टेस्ट कर रहे थे। जो एक व्यक्ति साथ में रहने के लिए मरीज के आ रहा था, उसका भी रैपिड टेस्ट हम लोग खुद ही कर रहे थे। यही कुछ प्रिकॉशन लेके हम लोग चल रहे थे। जनरल प्रिकॉशंस हैं ये वैसे भी सोसाइटी में लेनी चाहिए। मास्क वगैरह पहन के रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें और एज फार एज पॉसिबल अननेसेसरली ट्रैवल वगैरह ना करें। चलिए सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। हम आपसे अगले इंटरव्यू में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाय बाय। और अगर आप लोग डॉक्टर अमित का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। थैंक यू।